रीजन में सब कुछ कवर होगा यार, इवन एक्स्ट्रा कवर होगा। जो हम लोगों ने इंपॉर्टेंस नहीं दी अगर किसी चीज को, उसको भी हम यहाँ कवर करेंगे, बिकॉज अब तो तुमने कर लिया ना सिलेबस एक बार स्कूल के पर्सपेक्टिव से, अब तो हमें बिल्कुल फोकस नीट पे ही करना है, तो जो भी एक्स्ट्रा भी होगा उसको भी इसी में ऐड करेंगे। तो हम एम्स को ध्यान में रख के करेंगे। अभी मैं दिवाली पे घर जाऊंगी ना, तो मेरे पास एम्स की बुक पड़ी हुई है, तो मैं वहां से फिर एजर्शन रीजन तुम्हें होमवर्क दिया करूंगी स्निप पीच के। अभी मेरे पास है नहीं, तो इसलिए मैं उससे देख रही हूँ। एक लड़की सिलेक्ट एम्स के लिए। क्या बेटा? मैम हमारे मतलब कि मेरे घर की और वहां से हो गई, एक लड़की एम्स के लिए सिलेक्ट है। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस टू हर। एक लड़की, फिर अगली बार तुम हो जाना, ठीक है? यस मैम। ओके। इतनी धीरे आवाज में क्यों बोल रही है? खुद पे तो कॉन्फिडेंस कर, कमाल है। लड़की सिलेक्ट हुई है, वो भी लड़की ही है, तुम में उसमें क्या फर्क है, मेहनत ही तो है। चलो यस मैम हमारी मतलब हाँ, अब उससे खुश हाँ नहीं जा रहा। अब तुम अपने एरिया में बनना एम सिलेक्टर, ठीक है? चलो, सो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पे हम जा रहे हैं। बेटा माइक। एड्स और कैंसर को आज हम रिवाइज करेंगे। स्क्रीन दिख रही है सबको? यो मैम। तो हमारा सेकेंड लेक्चर है इसी चैप्टर का, आज इसको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो आई होप आप लोग अपना नोट से भी पढ़ के आए हो एड्स और कैंसर, क्योंकि हमने एनसीईआरटी में कम है, लेकिन हमने नोट्स में स्ट्रक्चर वगैरह सारा करा था ना, है ना? तो आई होप आप लोग वो पढ़ के आए हो। लिनिका, इंटरनेट ठीक है बेटा आज? ओके, सो चलो इसके बाद फिर इनके पीवाईक्यूज आज खत्म कर देंगे, जितने भी पीवाईक्यूज आ रखे, ठीक है? 8 से स्टार्ट करें। यो मैम। एट स्टैंड्स फॉर व्हाट? रेज योर हैंड। विशाल? मैम एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इस वर्ड का मतलब बता। मैम मतलब ये डेफिशिएंसी है मतलब इम्यून सिस्टम की, और मैम ये स्प्रेड नहीं होती है, मतलब कम्युनिकेटिव नहीं है, नॉन कम्युनिकेटिव है। मैम मैं बताऊं? हाँ बता बेटा। मैम एक्वायर्ड मींस कि ये आफ्टर बर्थ होगी, मतलब बर्थ के बाद ही होती है। यस, लाइफ टाइम एक्वायर करते हैं हम, लाइफ टाइम में ये मैम। और सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज। यस, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिम्टम्स, डिजीज नहीं, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। जब बहुत सारे सिम्टम्स आपको आए तो वो डिजीज कहलाता है, सिंड्रोम कहलाता है। तो सिंड्रोम की डेफिनेशन एक्चुअली एनसीईआरटी में दे रखी है, तो आपसे पूछ सकते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब है इम्यून सिस्टम में डेफिशिएंसी। इम्यून सिस्टम का मतलब सिस्टम वीक हो जाना, और इम्यून सिस्टम मतलब हमारे सोल्जर्स, है ना, जो हमारी बॉडी की आर्मी है। तो डेफिशिएंसी उसकी हो जाती है, हम इसे एक्वायर करते हैं अपने जीवन काल में। तो ये जेनेटिक डिजीज नहीं है, इसका कहने का क्या मतलब है, ये सिंपली एक्वायर से ये कह रहा है इट इज नॉट जेनेटिक। जीन टू जीन ट्रांसफर नहीं हो रहा कि फैमिली ट्री में है। अगर किसी की फैमिली में हो ये हुआ है तो दैट डजंट मीन कि किसी जनरेशन में आगे जाके होगा। जीन से नहीं जा रहा है, जैसे डायबिटीज जाती है ना जेनेटिक लेवल पे, कैंसर भी जाता है, लेकिन ये नहीं जाता। तो ये कैसी डिजीज है, पैदा होने के बाद हो सकती है, तो इसी को हम कहते हैं दिस इज अ को जेनेटिक डिजीज। कोजेनिटिक। ठीक है, दिस इज द टर्म जो आएगा नीट में, ठीक है? अब वर्ल्ड एड्स डे कब होता है? मैम दिसंबर। ऐसा क्वेश्चन कहाँ आ सकता है, किसी कॉलेज का पेपर देने जाओगे तो वहां आ सकता है, ठीक है? वर्ल्ड एड्स डे। हाँ बेटा, ठीक है जी। अच्छा, होती है क्या बेटा? मैम कोजेंटल होती है। हाँ बेटा, कॉन्जेनिटल होती है। अब दूसरा चीज है, इसी को एक और नाम से भी जानते हैं, इसे हम स्लिम डिजीज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जनरली लॉस ऑफ एपेटाइट और लॉस ऑफ बॉडी फैट हो जाता है, तो इंसान बहुत ज्यादा पतला हो जाता है, ठीक है? पर्सन टू पर्सन भी वेरी कर सकता है, ये ऐसा जरूरी नहीं है। मोस्टली क्या होता है, पैरों वगैरह में सूजन ज्यादा हो जाती है। मतलब मैंने जो एक पेशेंट देखा था उसके पैरों में बहुत स्वेलिंग थी, ओवरऑल बॉडी बहुत पतली हो गई थी। तो इसे स्लिम डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इंसान बहुत ज्यादा पतला हो जाता है। अब एड्स जो होती है वो सबसे पहला रिपोर्ट दुनिया में कहाँ पर रिपोर्ट हुआ था? एनसीईआरटी ये डेटा देती है आपको। फर्स्ट केस रिपोर्ट कहाँ हुआ था? मैम यहाँ पे तो ईयर लिखा है ना, 1981 में यूएसए में हुआ था 1981 में।
81 में। किन में देखा गया था? होमोसेक्सुअल्स में। होमोसेक्सुअल कौन होते हैं? जो सेम जेंडर में सेक्सुअली इंटरेस्टेड होते हैं, मतलब मेल इंटरेस्टेड इन मेल। तो उनमें ये डिजीज देखी गई थी। पहले इनको लगा एक टाइप ऑफ कैंसर है, क्योंकि उन लोगों को एक टाइप ऑफ कैंसर ही हो गया था उन पेशेंट्स को। लेकिन उसके बाद डिस्कवर हुआ कि दिस इज एन एड्स, कि ये कोई अलग डिजीज है, HIV। फिर उसके बाद इंडिया में सबसे पहले वेस्ट बंगाल में ये देखा गया था, क्या कहते हैं, प्रोस्टिट्यूट्स में मिला था एड्स। उसके बाद पूरे इंडिया में ये एट द एंड फैल गया। अब इंडिया में कहाँ से फैला वी डोंट नो। ऑब्वियसली यूएस में सबसे पहले देखा गया, तो यही प्रिज्यूम करते हैं कि वहां से यहाँ पर ट्रांसमिट हुआ और पूरी दुनिया में ट्रांसमिट हो गया अब तो खैर, राइट। सो ये है एड्स का बेसिक। अब एड्स होता कौन से वायरस से है? बाय HIV। और फुल फॉर्म? ह्यूमन दीक्षा 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 बोलो। अब चुप हो गई। विशाल? मैम ह्यूमन एमिनो वायरस। इम्यूनो वायरस। जैसे हम डेफिशिएंसी भी इसमें वर्ड डाल देते हैं। यो मैम। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ये जो डिजीज एड्स है मतलब कि ना, ये नॉट कॉन्जेंटल होता है, मतलब बुक में ऐसा लिखा है। हाँ मैम ये आपने बताया, देखो ये डिजीज भाई कॉन्जेंटल मतलब डिजीज है, ऐसा नहीं होता है ये मैम। मतलब कि एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है कि भाई नॉट अ कॉन्जेंटल डिजीज है। मैम क्योंकि कोजिनाइटल का मतलब तो हो गया ना कि बर्थ से पैदा होता है ना। मैम सॉरी 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 सॉरी, किसने करेक्ट किया मुझे? मैम पूजा ने। पूजा, थैंक यू पूजा, आई एम रियली सॉरी। मैंने बोला तो यही था ना कि बर्थ से नहीं होता, ये जेनेटिक नहीं होता। मैंने यही पढ़ा था। बर्थ लाइफ टाइम एक्वायर करते हैं इसको। लाइफ टाइम में एक्वायर करते, बोला यही था ना मैंने। यो मैम। Okay, मैंने ये वर्ड गलत बोल दिया, दैट इट इज अ कोजेनिटल। आई एम सॉरी, नॉट कोजेनिटल। थैंक यू बेटा, सॉरी, रियली सॉरी। एक्चुअली यहाँ पे पढ़ा था हमने दिन में, फिर वहां पे नोट लिखा था इसलिए मैंने। हाँ नहीं नहीं, थैंक यू, सॉरी सॉरी सॉरी। मैंने बोला तो वही, लेकिन मैंने वर्ड गलत लिखवा दिया, तो मैम रियली सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी। इट इज नॉट कॉज जेनिटल, मतलब वही बर्थ से पैदा नहीं होता यार, मैं इसको यहीं लिख देती। सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी। मैंने कॉन्सेप्ट तो ही बोल दिया, लेकिन मैंने वर्ड गलत बोल दिया आप लोगों को। क्लियर है आप लोगों को क्या गलती की थी मैंने? यो मैम। ओके ओके, थैंक यू पूजा। ऑल राइट, सो HIV की वायरस की वजह से एड्स होता है। अब एक क्वेश्चन, ये तो बहुत बेसिक बातें होगी थी सारी, तकरीबन सबको ये आती होती है, ज्यादा से ज्यादा इसमें आपसे वैसे इतना ज्यादा इसमें क्वेश्चन बनता नहीं है। अब क्वेश्चन जो बनता है, अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊं तो वो आएगा एड्स वायरस के स्ट्रक्चर्स के ऊपर से, और उसके अंदर कौन सा एंजाइम है उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो अगर हम उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो मेरे को बताओ, जो HIV का वायरस है, क्या वो एनवेलप है या नहीं है? है एनवेलप है। एनवेलप है। मैम मैं एक बात बोलूं? हाँ बोल बोल। मैम जब आप ना एक दिन किसी से जिससे पूछ लेते हो ना, तो अगले दिन मैम उससे नहीं पूछा करो, वरना फिर आधे रह जाते हैं। ओके। और ये अगर आप बोलते हो कि बोलो ना, तो फिर सब भी बोलने लग जाते हैं, फिर ऐसा सोचते हैं, आधों ने ऐसा सोचा होता है कि जब पूछेंगे मैम तभी बोलेंगे। ओके, ऑल राइट, ये भी बात सही है, सबको मौका मिलना चाहिए। कितने बच्चे हैं क्लास में बताओ भाई, इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। 57। 57। एक मिनट हाथ नीचे करो, चलो नाम डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे याद तो नहीं रह पाएगा मुझे दो बैचेस का। यो मैम। ठीक है, तो अभी जो आंसर करेंगे, ठीक है, उसका नाम स्टार्ट हो रहा है ए। ध्यान से सुनना। आंचल वाला, अनीता कुमारी, अंकिता कुमारी, अपूर्वा सहगल, अर्चना कुमारी, आरुषि गाल्टा, आरुषि गैश्ता, आशा जायसवाल, बी लिनिका, भूमिका, भुवनेश्वरी, दीक्षा, गुंजन।
तो आज की क्लास में ये बच्चे आंसर करेंगे। समझ आया सबको नाम? यो मैम। यो मैम। अगर ए बी सी तो कोई था नहीं, डी, ए बी डी और जी से अगर कोई हाथ रेस नहीं हुआ, इन दैट केस फिर किसी और बच्चे से पूछेंगे। क्लियर है? यो कोई बात नहीं दीक्षा, किसी के सिग्नल प्रॉब्लम है तो क्या कर सकते हैं ना, पर ये क्लियर है ना सबको कैसे करेंगे? यो मैम। अब भाई फिर यो यो बेशक कर लेना, लेकिन आंसर उनको देने देना ताकि फिर आपकी टर्न भी आ जाए। ओके, थोड़ा आप एडजस्ट करो। ओके, सो एनवेलप होता है एचआईवी का वायरस। अब एचआईवी का वायरस आरएनए वायरस है या डीएनए वायरस? आरएनए। क्या पूछा मैंने तुमसे? ऐसे नहीं। अपूर्वा? मैम आरएनए वायरस। सॉरी मैम। आरएनए वायरस। गुड। चलो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो बाहर पहले एनवेलप बना लेते हैं फटाफट से, ठीक है? इसे डबल सा कोट बना देते हैं। एनवेलप किस चीज से बना होता है? जिनसे पूछा वही जवाब देंगे। भूमि, भूमि एनवेलप किस चीज से बना होता है बेटा? ये लिपिड की लेयर होती है भूमि, और उसके अंदर हमारे लगे होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के मॉलिक्यूल्स। ठीक है? यो मैम। ठीक है दीक्षा, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो मैंने पोंग जैसे बना दिया से गुडू गुलू से, ये तुम्हारे स्कूल में यूज होते होंगे ना, वो पीटी के टाइम पे जाते हैं उससे। यो मैम। मैं तो हर बार ये बनाती हूँ, मुझे तो वही याद आता है। देखो तो मेरे को फटाफट से बता दो फिर दीक्षा, ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ मैंने नंबर लिखाए थे, तो जीपी कौन सा होता है? ये मोटो वाला जीपी 120। द आउटर मोस्ट। शाबाश। अंदर वाला बेटा इसके? जीपी 41। जीपी 41। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, अब ये एनवेलप बना दिया। एनवेलप के अंदर एक प्रोटीन कोट होगा, और प्रोटीन कोट को हम किस नाम से बुलाते हैं दीक्षा? कैप्सिड। कैप्सिड। वेरी गुड, शाबाश। तो कैप्सिड भी बना लेते हैं। ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन चलो कोई ना। साथ साथ रफ रफ से अपना बना लो, तुम्हारे हाथ की प्रैक्टिस हो जाएगी और क्या, तो तुम्हारा टाइम भी पास हो जाएगा। तो ये आउटर कैप्सिड है, ठीक है? आउटर कैप्सिड। कैप्सिड प्रोटीन से बना होता है, मस्त। ठीक है, इनर वाला कैप्सिड हम थोड़ा सा अलग सी शेप का बना के आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ये मेरा हो गया इनर कैप्सिड। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आने वाला है, अब तो ध्यान से देख लेंगे बेटा। इनके भी कोई नंबर है? आउटर कैप्सिड और इनर कैप्सिड के साथ क्या लिखूं? मैम इनर में P24 और आउटर में P17। P17। वेरी गुड यार, ये याद है, शाबाश। अब इनर कैप्सिड में हमें याद रखनी थी तीन चीजें। पहले आरएनए होता है। अब आरएनए का मॉलिक्यूल कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड? दीक्षा सिंगल स्ट्रैंडेड तो जोर से बोल। एक होते हैं, दो होते हैं? सिंगल। मैम 2 होते हैं। दो होते हैं, है ना? तो ये बात है जो नीट आपसे पूछ सकता है, और ये एम्स वालों को बहुत पसंद है क्वेश्चन। ठीक है, तो वो क्या पूछते हैं आपसे? आरएनए कैसे हैं? आरएनए की कितने मॉलिक्यूल हैं? 2। आरएनए के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। जो 2 मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के लिए आइडेंटिकल है, ठीक है, लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। देखो अगर कॉम्प्लीमेंट्री होते तो एक दूसरे गले नहीं लग जाते, जैसे डीएनए लग जाता है ना गले, तो वो ऐसे कैसे बनाते? हेलिकल स्ट्रक्चर बना देते या फिर सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाते। लेकिन वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब ये है कि वो उन्हीं की फैमिली से बिलोंग करता है, आइडेंटिकल है, लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। तो जहां पर ग्वानिन लगा है उसी के ऑपोजिट साइटोसिन नहीं लगा कि वो बॉन्ड बना ले, तो बॉन्ड नहीं करेंगे आपस में। ठीक है, तो दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, क्लियर, बट दे आर आइडेंटिकल। क्लियर है ये बात सबको? यो मैम। इसके अलावा एंजाइम होते हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। तो कौन सा एंजाइम है इसमें? एक क्या? जो आरएनए से डीएनए बनाएगा बॉडी में जाके, या सिर्फ दीक्षा आंसर थोड़ी करेगी, बाकी बच्चे इसी नाम के? हाँ बोलो अंकिता, अनीता। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। वेरी गुड, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। दूसरा एंजाइम, एक और एंजाइम होता है, याद है कोई? चलो इनको याद नहीं है तो कोई भी बता दो। इंटीग्रेज। इंटीग्रेज, वेरी गुड। और एक और एंजाइम होता है बेटा, प्रोटीज। प्रोटीएज। शाबाश, किसने बोला?
दीक्षा। प्रोटीज, अरे वाह, सेम नेम नहीं बोल दिया, शाबाश। तो 3 एंजाइम्स है जिनके बारे में मेनली पढ़ना होगा ना इसके अंदर। हाँ सॉरी, 3 एंजाइम हो गए और एक तो आरएनए हो गया, ठीक है, इतना क्लियर सबको? यो मैम। अब जो हमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो ये कि ये जो वायरस होता है एचआईवी का, वो किसके पास जाके गले लगता है। तो जो एचआईवी का वायरस है अगर किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर घुसेगा, किसकी ह्यूमन बॉडी के अंदर ये जाएगा, उसका कौन सा सेल सबसे पहले वो अटैक करेगा? आरुषि? मैक्रोफेज। मैक्रोफेजिस। इसीलिए मैक्रोफेजिस को हम क्या बुलाते हैं? एचआईवी फैक्टरीज। एनसीईआरटी में लिखा है ना बेटा? यो राइट, मैम। ठीक है। एचआईवी फैक्टरीज क्यों बुलाते हैं? क्योंकि मैक्रोफेजिस में जाता है और अपना नंबर बहुत सारा बढ़ा लेता है, फिर मैक्रोफेजिस को फाड़ के बाहर निकलता है। तो जिसको एड्स हुआ है उसको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि मैक्रोफेजिस में नंबर ही तो बढ़ रहा है ना, अभी सिम्टम तो आए नहीं। लेकिन अभी किसको खराब करना स्टार्ट करता है आफ्टर मैक्रोफेजिस? द गो टू टी हेल्पर सेल्स। टी हेल्पर सेल्स। और टी हेल्पर सेल्स को ये जाके क्या कर देता है? किल कर देता है अच्छे से। तो जब ये उनकी किलिंग करता है तब पता चलता है ना, बॉडी में सिम्टम्स दिखते हैं, तो सिम्टम्स अपीयर। क्योंकि इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, तब पता चलता है इंसान को कि जैसे किसी को एड्स की वजह से इम्यून सिस्टम वीक हो गया, अब उसको अगर कॉमन कोल्ड हुआ उसका ठीक ही नहीं होना है, तब डॉक्टर को शक होगा कि यार इसको कुछ और हुआ है, ये रिकवर क्यों नहीं कर पा रहा कॉमन कोल्ड से, एंड देन पता चलेगा कि यार इसको एचआईवी है, राइट। तो टी हेल्पर सेल एंड मैक्रोफेजेस। नाउ ये जो एचआईवी का वायरस है मैक्रोफेजेस और टी हेल्पर सेल पे ही जा रहा है और किसी सेल पे नहीं जा रहा है। यानी कि मैक्रोफेजेस और टी हेल्पर सेल के सरफेस पे कुछ पड़ा है ना, तो उनके सरफेस पे पड़े होते हैं रिसेप्टर। कौन से रिसेप्टर्स पड़े होते हैं? एक होता है CD4 रिसेप्टर। तो CD4 रिसेप्टर्स में जाके कौन लगता है वायरस का? कौन सा स्ट्रक्चर आउटर है? GP120। GP120। बेटा वही आंसर देना जिनकी टर्न है, ठीक है। तो GP120 आके लगता है। तो ये आपसे पूछ लेंगे कि एचआईवी वायरस किस रिसेप्टर के साथ जाके लगता है, ठीक है। उसी के साइड में भी एक को रिसेप्टर जैसे होते हैं, आप इसको नीचे वाला कंसीडर कर लो कि जो आपका GP41 है वो किसके साथ जाके लगता है? CCR5, ठीक है। ये कीमोकाइंस होते हैं, ये बहुत डिफिकल्ट इम्यूनोलॉजी है, उसमें नहीं जाना, तुम इनका नाम याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि एम्स तुमको इससे ज्यादा पूछेगा नहीं, ये वैसे ही बहुत ज्यादा है। क्लियर सबको? अब जिसको भी एड्स हो गया, फॉर एग्जाम्पल, अब एड्स इज अ वायरल डिजीज, तो अगर किसी को एड्स हो गया तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है? कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं इसकी, तो इसकी कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है, पर हम उसका क्या कर सकते हैं? उसको थोड़ा प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि एड्स वायरस फैल तो गया बॉडी में, हम कोशिश कर सकते हैं कि थोड़ा कम फैले ताकि लाइफ प्रोलॉन्ग हो जाए। तो किस तरीके की ड्रग यूज की जाती है? जनरली हम उसे देते हैं एंटीवायरल ड्रग्स, ठीक है। एंटीवायरल ड्रग का एक एग्जाम्पल है एजिथ्रोथाइमिडिन। आपको, आप में से किसी ने मुझसे पूछा था एजिथ्रोमाइसिन, कोविड से रिलेटेड, किसी ने, बच्चे ने तुम्हारी क्लास में पूछा था ना? यस मैम। हाँ, एजिथ्रोमाइसिन जो यूज कर रहे थे हम बैक्टीरिया के लिए ना, उसी को मॉडिफाई करके एजिथ्रोमाइडिन बनाई गई है, ठीक है। इसी को ज़िडोविटिन भी कहते हैं। तो डीन से याद रख लेना, ये एंटीवायरल है। तुम कैंसर और वायरस में कंफ्यूज होंगे, तो ये एंटीवायरल है, डीन से याद रखना, ठीक है। इसके अलावा एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी भी देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एचआईवी वायरस है कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? रेट्रोवायरस। और कौन से जीनस से बिलोंग करता है? लेंटिवायरस। लिख लो, ठीक है, 2 है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? अब अगर मैं इसकी छोटी सी साइकिल बता दूं तो तुमको क्लियर हो जाएगा कि बाकी की दवाइयों को हमने कैसे यूज किया, ठीक है। छोटो सा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कौन सा सेल है जिसके अंदर ये सबसे पहले भाग के जाएगा? टी हेल्पर सेल। नहीं बेटा, मैक्रोफेज। मैक्रोफेजिस में पहले जाएगा, ठीक है। तो वायरस आया और वायरस ने यहाँ आके अपना बॉन्ड बना लिया, ठीक है। ये होगा GP120 और नीचे क्या होगा? GP41। CD4 रिसेप्टर। सेल के ऊपर बना रही हूँ यार, ठीक है। जब ऐसा होगा तो वायरस का कौन सा पार्ट बॉडी के अंदर एंटर करेगा? सेल के पूरा जाएगा? जेनेटिक मटेरियल। एक्चुअली सिर्फ जेनेटिक मटेरियल नहीं जाता, उसकी प्रोटीन कोड भी जाती है, उसका कैप्सिड जाता है, ठीक है। तो मैं उसको रेड से बना लेती हूँ, जो अंदर वाला स्ट्रक्चर था ना बेटा वो जाता है पूरा। दिख रहा है सबको? यो मैम। ठीक है, लेकिन इसकी जरूरत है
जरूरत तो नहीं है ना वायरस को तो अपना बस जेनेटिक मटेरियल में इंटरेस्ट था। तो ये क्या करता है, इसकी डिग्रेडेशन हो जाती है सेल के अंदर, तो इसको डिग्रेड करने का काम कौन करेगा, इसी का खुद का एंजाइम। तो इसके पास कौन सा एंजाइम था जो प्रोटीन के कोड को तोड़ सकता है? प्रोटीएसिस। हाँ, तो प्रोटीएसिस इसको तोड़ देंगे तो बाहर क्या रिलीज हो जाएगा? आरएनए के स्ट्रैंड्स। आरएनए के स्ट्रैंड। तो आरएनए के स्ट्रैंड से ये क्या बना लेगा? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। इस चीज के लिए कौन से एंजाइम की जरूरत पड़ेगी हमें? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। दो एंजाइम यूज हो गए, अब कौन सा एंजाइम बचा? इंटीग्रेस। इंटीग्रेस। तो मैक्रोफेजेस का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर होते हैं, बना देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे रहा डीएनए, ये पड़ा डीएनए, गुच्चू से ही पड़ा होता है, सिर्फ सेल साइकिल के टाइम पे, माइटोसिस के या मियोसिस के टाइम में वो क्रोमोसोम फॉर्म में आता है, नहीं तो ऐसे गुचड़ू मुचड़ू से ही पड़ा होता है। अब ये जो वायरस का डीएनए है, इसने यहाँ जाके इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होगा? इंटीग्रेस। तीनों एंजाइम यूज हो गए ना। मैम। तो अगर मैं चाहती हूँ, अच्छा इंटीग्रेस हो गया, अब क्या करेगा, ये जो सेल का जेनेटिक मटेरियल मैक्रोफेजेस का, ये बहुत सारे क्या बनाने लग जाएगा? वायरसेस बनाने लग जाएगा, है ना। तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा? सेल बर्स्ट, और सारे मैक्रोफेजेस बाहर निकलेंगे, सॉरी ये सारे के सारे वायरस बाहर निकलेंगे और किसको जाके इन्फेक्ट करेंगे? मैम सेल्स। टी हेल्पर सेल को। ई हेल्पर सेल को। हाँ, सारे सेल्स को नहीं करते, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे इसको इन्फेक्शन को रोकना है तो ऐसा कर ले। हाँ मनीषा बोलो। सॉरी मैम, पूछना था कि अभी संडे टेस्ट का सिलेबस तो आया नहीं है। यार मुझे पता नहीं क्यों नहीं भेजा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज तो उसमें आना ही था, तभी मैंने रिवीजन इससे स्टार्ट कराई थी। मैं एक बार क्लास के बाद कंफर्म करके बता दूं, यो मैम। है ना, क्योंकि टेस्ट मैं कंडक्ट नहीं कराती, तो मुझे पता नहीं अगर बाई चांस नहीं भी आना हो, और वैसे आजकल मेरे तबीयत ठीक नहीं है तो मैं सोती रहती हूँ, तो मुझे सच में आइडिया नहीं है क्या चल रहा है, तो मैं एक बार कंफर्म करके बता दूंगी, ठीक है। यो मैम। अब देखो, अगर मैं चाहती हूँ वायरस की फैक्ट्रीज ना बने, बहुत सारे वायरस ना हो, तो अगर मैं प्रोटीएज का फंक्शन रोक दूं तो वायरस अपना मल्टीप्लिकेशन रुक जाएगा उसका। तो मैं प्रोटीन की इनहिबिटर डाल देती हूँ, प्रोटीएज का इनहिबिटर। अगर मैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का इनहिबिटर डाल दूं तब भी रुक जाएगा इसका काम। यो मैम। और अगर मैं इंटीग्रेस का इनहिबिटर डाल दूं तब भी इसका काम रुक जाएगा ना। तो थेरेपी में हम इसे भी यूज कर सकते हैं। देखो, प्रोटीएज इनहिबिटर डाल दो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर डाल दो, इंटीग्रेस का इनहिबिटर डाल दो, तब भी आप एचआईवी के वायरस को बॉडी के अंदर कंट्रोल कर सकते हो। समझ आई बात? यो मैम। ये क्या? और जो वायरस का अमाउंट होता है ना, कितने नंबर ऑफ वायरसेस है, उसके लिए एक वर्ड यूज होता है, उसे हम कहते हैं वायरल लोड। तो कहीं पे ये वर्ड पढ़ लो तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, जर्नल टर्म है ये। यो मैम। चलो अच्छा, एचआईवी का तो इतना हो गया। अब एचआईवी डिटेक्ट करना है, तो डिटेक्ट करने के लिए जो टेक्निक यूज होती है, सबसे पहले है इलाइजा। इलाइजा ही एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। पहली चीज, इसकी पूरी फुल फॉर्म आती है नीट में, ठीक है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे कैसे करते हैं, ये बहुत तरीके के हैं, तुम्हारे सिलेबस में है नहीं इतने तरीके के, लेकिन तुमको बेसिक आइडिया तो होना चाहिए, राइट। तो ऐसी एक प्लेट है जिसके अंदर बहुत सारी कटोरियां हैं, छोटी छोटी, ठीक है, इमेजिन लाइक दिस। अब इसमें से एक कटोरी में मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट दिखा रही हूँ, दिखा दूं? यो मैम। इट इज वेरी सिंपल, मैं तुमको सैंडविच एलाइजा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत सिंपल सा है, ऐसे समझ आ जाएगा। मान लो एक पेशेंट है और तुमको लगता है कि उसके अंदर शायद एचआईवी का केस हो सकता है वो, तो तुमने उसका ब्लड सैंपल लिया, ठीक है, और उसको फिल्टर करके यहाँ पे डाल दिया, पूरा प्रोसेस में तुम्हें नहीं जाना, तुमने उसको इस छोटी सी कटोरी जैसी में डाल दिया। अगर उसको एचआईवी है तो उसके पास वायरल पार्टिकल आ जाएगा, है ना, तो यहाँ पर वायरल पार्टिकल आ जाएगा। अब इसको ना, इस कटोरे को पूरा वॉश कर देते हैं, ठीक है, तो एक्स्ट्रा जो भी पार्टिकल्स है ब्लड के वो सारे हट जाएंगे, सिर्फ वायरल पार्टिकल नीचे रह जाएगा, क्योंकि नीचे हमने कोटिंग दे रखी होती है वायरल पार्टिकल को रोकने के लिए। तो यहाँ पर आ गया वायरल पार्टिकल। हाँ प्रिया। मैम ये फिर से एक्सप्लेन करना। इमेजिन कर ले, एक पेशेंट है, ये पेशेंट है, ठीक है, और हमें है डाउट कि शायद इसको एचआईवी है,
तो हमने क्या लिया, इसका ब्लड का सैंपल लिया, उसके ब्लड के सैंपल को हमने इस पूरे मीडियम में डाल दिया। छोटी छोटी कटोरियां सी बनी हुई है, यहाँ पे छोटी छोटी ग्लासेस बनी है, ग्लास है ना आपके घर पे, जैसे ग्लास है ऐसे ग्लासेस में डाल दिया। अब मैं एक ग्लास को यहाँ दिखा रही हूँ, तो जब तुमने यहाँ डाला ना, तो जो भी, अगर इसको HIV है तो HIV का वायरस होगा, तो वो ना नीचे सेटल हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने इन ग्लासेस को इस तरीके से कोट करा है कि वो नीचे बैठ जाए, ठीक है, तो वो नीचे सेटल हो गया। अब तुम इसको ग्लास को वॉश कर दो, एक पूरा प्रोसेस होता है, डिटेल में नहीं जाना, इसको बहुत इजी वे में समझो। तो मानो तुमने पानी से ग्लास को धो दिया, अब नीचे HIV का वायरस लगा है। अब तुमको पता है ना HIV का वायरस है, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हो ना, एंटीजन है ना, उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रिपेयर तो कर सकते हो। तो मैंने लेबोरेटरी में एंटीबॉडी प्रिपेयर करी, उसको लगा दिया, नीचे लगा दिया। यहाँ पे ऐसे ही बनाते थे हम एंटीबॉडी, इफ आई रिमेम्बर, किस तरीके से। तो हमने अपनी एंटीबॉडी यहाँ पे फेंक दी, अच्छे से लगा दी हमने, क्लियर है। तो इस तरीके से एंटीबॉडीज लगा दी, कहीं कहीं पे ये लग जाएंगी, बाकी जहाँ ये नहीं लगी है हम इसको अब क्या करेंगे, दोबारा से वॉश कर देंगे हम इसे, ठीक है, इतना क्लियर सबको। बहुत तरीके का इलाजा होता है, मैं तुमको सिंपलेस्ट वे में सुनाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अब जो तुमने एंटीबॉडी भेजी है ना, तुमने नॉर्मल एंटीबॉडी नहीं भेजी, तुमने इस एंटीबॉडी के ऊपर एंजाइम लगा के भेजा है, और बहुत तरीके के एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, बस रिमेंबर कि इसमें मैंने एंजाइम लगा के भेजा है, मैंने ना उल्टा बना दिया, वो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, आधी जनता क्या बना दिया, ठीक है। अब मैंने इस पे एंजाइम लगा के भेजा है, ये रहा एंजाइम। क्यों? क्योंकि देखो, अगर यहाँ पे HIV का वायरस पड़ा भी है, मुझे दिख थोड़ी रहा है, मुझे तो उसको देखना ही है ना। तुम यही देखना चाहते हो ना कि इस पेशेंट के ब्लड में HIV है या नहीं, तो तुमने उसके ब्लड से HIV का वायरस निकाला है, उसके ऊपर एंटीबॉडी डाली है, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा अभी, ये सब कुछ तो इनविजिबल है आंखों के लिए, लेकिन ये जो एंटीबॉडी है इसके ऊपर एंजाइम लगा है। अब तुम क्या कराओगे, एंजाइम के लिए डाल दोगे मीडियम में सबस्ट्रेट। अब तुमने क्या ऐड कर दिया, सबस्ट्रेट। जैसे ये सबस्ट्रेट एंजाइम के कांटेक्ट में आएगा, ये इस मीडियम को एक कलर दे देगा, तो आपको अलग से कलर का दिखेगा। डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, उसके साथ डिफरेंट कलर्स आते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर आ जाएगा, येलो कलर आ जाएगा। अब अगर तुम्हारे ग्लास में कलर चेंज हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर पक्का कौन बैठा होगा, HIV का वायरस। और अगर कलर चेंज नहीं हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे HIV नहीं बैठा। समझ आया? मैम। तो इस तरीके से हम एलाइजा करते हैं, जो हमें बताता है HIV का केस। लेकिन कभी कभी ये ना बहुत रिलायबल टेस्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर एंटीबॉडी किसी और एंटीजन के साथ बैठ गई तो हमें पता नहीं चलेगा कि पक्का HIV के वायरस के साथ ही चिपकी हुई बैठी है या किसी और एंटीजन के साथ बैठी है। तो ये रिलायबल टेस्ट नहीं है। नीट क्या पूछेगा कि एड्स के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हो, एलाइजा करते हो, वो पूछेगा कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा है जिसके बाद तुम 100% श्योर हो कि इस पेशेंट को एड्स है। तो एलाइजा कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, तो ये लिख लो, नॉट अ कंफर्मेटरी टेस्ट। क्लियर? तो कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है? कंफर्मेटरी टेस्ट है बहुत सिंपल सा, जिसको हम बुलाते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग। अब मुझे पीछे जाके याद करके बताओ, जब हमने करा था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसमें ब्लॉटिंग क्या था? एक था स्पूलिंग, एक था इल्यूजन, एक था ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग बोला था हमने उसे। पेस्ट टाइप। हाँ, दोबारा बोल। मैम पेस्ट टाइप कुछ। हाँ, कुछ कुछ वैसा था। क्लियर है, पास है उसकी। पिलो है सबके घर पे आसपास? अब एक हाथ पे पिलो उठाओ ऐसे, मेरे पास पिलो नहीं है यार। ठीक है, ये पिलो है तुम्हारा। कितनी खुश हो रही है ये। मैं हर बार घर जाती हूँ पूरा पिलो लाना भूल जा रही हूँ, और मेरे को मार्केट से खरीदने में शर्म आती है। मेरे घर पे बहुत पिलो पड़े, इस बार ले आऊंगी, बस ज्यादा हंस मत। ये पिलो है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक पेपर रखो, पेपर रखो। तो देखो, तुम्हें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस याद है? जेल होता है, उसके ऊपर DNA के फ्रेगमेंट्स होते हैं। तो तुम्हारा पिलो तुम्हारा जेल है। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो, जेल के स्लैब को कैसे हैंडल करोगे, टूट जाएगा। तो तुम इसके ऊपर जितना DNA है उसको एक पेपर पे लाना चाहते हो, तो तुम पेपर को यहाँ लगाओ, अच्छे से दबा दो, और अब पेपर को हटा दो। ठीक है, तुमने क्या किया, जेल के ऊपर पेपर लगाया और फिर पेपर को कस के लगाया और फिर हटा दिया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लॉटिंग। क्या बोलते हैं? ब्लॉटिंग।
तो ध्यान से सुनना, मैंने सिर्फ ब्लॉटिंग वर्ड यूज किया है। ट्रांसफर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल ही है ना डीएनए, बड़ा मॉलिक्यूल है, फ्रॉम अ जेल टू अ मेम्ब्रेन। किसी भी जेल से मेम्ब्रेन में जब भी कोई मॉलिक्यूल ले आओगे उसको ब्लॉटिंग कहते हैं। क्लियर? में इलेक्ट्रिक करंट भी दिया जाता है, ठीक है, तो हमें उसमें नहीं जाना, हमें सिंपल याद रखना है कि मैंने जेल के ऊपर पेपर लगाया, उसे हटाया, पेपर पे सारा मटेरियल आ गया, ये ब्लॉटिंग है ना। नाउ कैसे याद रख सकते हैं हम इसको? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अभी तुम नॉर्थ में बैठे हो, यो मैम। हम पहाड़ बना देते हैं। मैं साउथ में बैठी हूँ, तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? कोकोनट ट्री बना देते हैं, ठीक है, कोकोनट लगा देते हैं, गिरते रहते हैं, एक दिन मेरे सर पे गिरेगा पक्का ये, ठीक है। तो अब इसको याद करने की कोशिश करते हैं। नीट आपसे प्रोसेस नहीं पूछेगा क्योंकि ये बहुत डीप प्रोसेस है, आपकी क्लास में है नहीं है, लेकिन वो आपसे ये पूछ लेगा कि कौन सी ब्लोटिंग कहाँ यूज होती है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है नीट का, एंड इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो देखो तुम कहाँ बैठे हो? नॉर्थ में बिस्तर पे। हाँ तो तुम नॉर्थ में बैठे हो ना, तो हम तुमको डीएनए से छेड़छाड़ नहीं करने देंगे, ठीक है। हम तुमको बोलेंगे कि तुम क्या करो, तुम आरएनए से छेड़छाड़ करो। तो तुम लोग क्या करोगे? आरएनए से छेड़छाड़। तो नदन ब्लॉटिंग का मतलब है जब आपने जेल से आरएनए का सैंपल लिया शीट पे, ठीक है, क्लियर? यो मैम। राइट, मैंने तुमको पढ़ाया था सबसे पहले डीएनए की सदन ब्लॉटिंग पढ़ाया था ना। तो जब आप जेल से डीएनए का सैंपल लोगे अपनी शीट पर, तो मैं उसको बोलूंगी सदन ब्लॉटिंग, ठीक है। तो साउथ से हम डीएनए याद रखेंगे, इतना याद रहेगा। यो मैम। अब अगर आप ईस्ट की जगह वेस्टर्न ब्लॉट, ओहो वेस्टर्न, अब अगर कोई भी आप अगर डिस्कवरी पे या टीएलसी पे ऐसे शोज देखते हो ना, तो आप देखोगे वेस्टर्न कंट्रीज में मीट बहुत ज्यादा खाते हैं, नॉन वेज होता है। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग से याद रख लेना फॉरेन लैंड, और फॉरेन में बहुत ज्यादा क्या खाते हैं? नॉन वेज, और नॉन वेज में होता क्या है? प्रोटीन। तो याद रह जाएगा कि अगर जेल में प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स को तुमने ब्लॉट किया है तो वो होगी वेस्टर्न ब्लॉटिंग। क्लियर? यो मैम। ठीक है। सो हम लोग क्या यूज करते हैं? वेस्टर्न ब्लॉटिंग। क्यों? क्योंकि प्रोटीन भी तो एचआईवी तो प्रोटीन कोड से तो बना है, तो उसी से डिटेक्ट होगा। तो हमारा जो कंफर्मेटरी टेस्ट है ना, जिसके बाद हम 100% श्योर है कि इस पेशेंट को एचआईवी है, हर एचआईवी पेशेंट वेस्टर्न ब्लॉटिंग से जरूर गुजरा होगा, तो उन्होंने पक्का वेस्टर्न ब्लॉटिंग की होगी। यही हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट है। तो ये नीट का क्वेश्चन आता है, ठीक है। यो मैम। और दूसरे ब्लॉटिंग सारे एग्जाम्पल में होते, तो याद रखना वेस्टर्न कंट्री से प्रोटीन याद रखना, क्योंकि एचआईवी आया भी वेस्टर्न कंट्री से था हमारे पास। हाँ मनीषा, वेस्टर्न की एनिमेशन देखें। वेस्टर्न ब्लॉटिंग की बेटा बहुत डीप एनिमेशन है इनकी। तो अगर मैंने एनिमेशन दिखाई तुमको, मैंने बहुत सिंपल ढूंढी, लेकिन अगर मैं एनिमेशन दिखाऊंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स है। मैम पिक्स। पिक्स? अरे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ही है ये। अरे अरे बताओ, बच्ची कहाँ कंफ्यूज हो गई? मैम जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम सॉल्यूशन डालते थे तो वैसे इसमें भी डालेंगे? बिल्कुल सेम, बस जेल अलग यूज होगी। क्योंकि जो तुम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन सी जेल यूज करते थे? एग्रोस जेल। तो उसके अंदर जो छोटे छोटे छेद थे उससे डीएनए पास होता था, लेकिन प्रोटीन उससे पास नहीं होगा, तो इसके लिए हम जेल दूसरी यूज कर लेंगे। बस उतना ही फर्क है, बाकी प्रोसेस बेटा सेम है। देख ऐसे ही बनता था डीएनए में भी, ऐसे ही तो कुछ नहीं मिलेगा। यस मैम। तो अगर हद से ज्यादा मान लो बड़ी किस्मत खराब है, उन्होंने थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट पेपर डाल दिया, तो तुमसे जेल का नाम पूछ लेंगे। वैसे पूछना नहीं चाहिए, अगर वो पूछेंगे तो मेरी तो उन्हें हाई लगेगी लेकिन तुम याद कर जाना कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसमें स्पेशल टाइप की होगी, जिसमें आप कौन सी जेल यूज करोगे? पॉलीएक्रिलामाइड जेल, पॉलीएक्रिलामाइड जेल, ठीक है। अब देखो जब तुम डीएनए की करते थे, अगर तुमको याद है, तो डीएनए तो मूव करता था ना इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। अब प्रोटीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो है नहीं, तो प्रोटीन को नेगेटिव चार्ज दिया जाता है बाय सोडियम डोडिसाइल सल्फेट से, ये नेगेटिव चार्ज देता है। इसको लिख लो, इससे ज्यादा तो नहीं मुझे लगता पूछ सकते हैं। इसकी वजह से प्रोटीन मूव करता है और वो अलग अलग फ्रेगमेंट में डिवाइड होता है, ठीक है, क्लियर है?
Yo-yo मैम। और जैसे बटर पेपर होता है यो-यो वैसे ही मैम। पेपर होता है नाइट्रोसेलुलोज पेपर, वो यूज करते हैं। तो अभी तो तुम पेपर लगा रहे हो ना जेल के ऊपर, ये पेपर नाइट्रोसेलुलोज पेपर है। ठीक है जी, डन। Yo-yo मैम। चलो तो फिर हम क्वेश्चन कर लें फिर 8 पे। Yo-yo मैम। यो मैम। ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 73 74। ध्यान से पढ़ना। पार्टिसिपेशन जब करेंगे क्वेश्चन में, ये नहीं है कि ए और डी वाले आंसर भेज रहे हैं। ओए ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना। यो मैम। सारे क्वेश्चन लगा के जाएंगे जितने उस बुक में दिए हैं, ठीक है। अरे वाह रिधान, रिधान नाम से किसने ज्वाइन करा है? हाँ हम रुशिल। रुशिल, ओके। पल्लवी, पायल, मोहित, दीक्षा, पलक, सपना, अर्चना, पूजा, विशाल, सुनिधि, प्रकृति, नेहा, अंकिता, प्रिया, भूमि, नवप्रीत, तान्या, रिया, कृतिका, साक्षी ठाकुर, श्वेता, प्रीति, गुंजन, मनाक्षी, मुस्कान। साक्षी तुम्हारा नंबर कौन सा था SNR? साक्षी ठाकुर, एक सेकंड। बोल। 01700976। 01700। ठीक, ओके जी, चलो कर लेते हैं। Which of the following is correct regarding AIDS causative agent HIV? ठीक है, सत्य वचन ढूंढने हैं हमें। बहुत बढ़िया, ढूंढ लेते हैं। हम कसम खा लेते हैं गीता की। गीता को क्यों इन्वॉल्व कर लेते हैं? अग्नि को साक्षी मान के खा लो कसम। हाँ बेटा, हाँ बेटा। हाँ, सभी के ऐसा नंबर क्यों पूछे जा रहे हैं? एक्चुअली बहुत सारे बच्चे एक ही नाम से है ना, जैसे बहुत सारी साक्षी है। तो आप में से काफी बच्चे, जैसे मनीषा तूने अलग आईडी से ज्वाइन कर रखा है, तेरी अटेंडेंस अलग जाती है। तो मनीषा के नाम के आगे अटेंडेंस नहीं मिली मुझे, लेकिन मनीषा तो रोज आती है ना। तो इसलिए मैं कंफर्म कर रही हूँ कि साक्षी ठाकुर के अटेंडेंस से ही गई है या नहीं। कुछ बच्चों के नाम में कंफ्यूजन है ना, इसलिए वो मैं पर्सनली कर रही हूँ। मैं तुम्हारे रिजल्ट देख रही थी ना सबका, तो मुझे कुछ बच्चों का नाम नहीं समझ आया, इसलिए। ठीक है, किसी को करोड़ों का नाम नहीं मिलेगा, डोंट वरी। यो मैम। HIV is enveloped virus containing one molecule of single stranded RNA। नहीं जी, 2 मॉलिक्यूल होते हैं, ये तो कंसेप्ट। HIV is enveloped virus that contain 2 identical molecule। देखो ध्यान से देखना, इसने आइडेंटिकल बोला है, इसने कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बोला, तो ये सही है। यहाँ कंफ्यूज हो। आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सही है ये? मैम इसमें कंफ्यूजन ये है कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उसकी कंफ्यूजन ऐसे ठीक हो जाएगी बेटा कि अगर डायग्राम देखेगी ना पीछे जाके, तो 2 मॉलिक्यूल ही बनाया है हमने। सच में 2 मॉलिक्यूल ही होते हैं। एक RNA के लिए 1 मॉलिक्यूल दिया है भगवान ने उसको। यो मैम। तुमने कहा कोई भेदभाव नहीं पापी, तुझे एक ही दूंगा, एक RNA के लिए, राइट। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ओके, ये ठीक है। HIV इज अनएनवेलप तो है ही नहीं, हमने अभी करा था। HIV डज नॉट एस्केप बट अटैक द एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। नहीं, NCERT की लाइन है ये कि ये एस्केप करता है इम्यून सिस्टम को। इम्यून सिस्टम से छुप जाना इज एस्केप। जब वो मैक्रोफेजेस में होता है ना, तो बाकी का इम्यून सिस्टम उसको ढूंढ नहीं पाता, वो छुप के अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा होता है। ठीक है, सो दिस इज लाइक इट कैन एस्केप द इम्यून सिस्टम। ओके, क्लियर? यो मैम। आंसर ना कहीं पे गलत दे रखा है, तो ध्यान रखना इसका आंसर बी ही है। क्लियर? Yo-yo मैम। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। HIV दैट कॉजेज इज फर्स्ट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग। तो सबसे पहले वो कौन डिस्ट्रॉय करता है? देखो टेक्निकली यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए था? मैक्रोफेजेस। इसका मीनिंग समझना है, कहना क्या चाह रहे हैं। बड़ी गहरी बात बोल दी इन्होंने क्वेश्चन में कि HIV फर्स्ट इन्फेक्ट जिसमें जाके वो घुसता है, दैट इज मैक्रोफेजेस। ठीक है, इसमें वो क्या करता है? It increases its number।
वो अपना नंबर इंक्रीज करता है। तो उसका पर्पस ये नहीं होता कि वो मैक्रोफेजेस को डिस्ट्रॉय करे, उसका पर्पस होता है वो मल्टीप्लाई करे। जब उसका अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली मैक्रोफेजेस फटता है। वो चाहता नहीं है मैक्रोफेजेस फटते, लेकिन वो किसको इंटेंशनली डिस्ट्रॉय कर देता है, दैट इज टी हेल्पर सेल। तो HIV डिस्ट्रॉय टी हेल्पर सेल, और तभी हमारी बॉडी में हमें फर्क पता चलता है ना। जब तक टी हेल्पर सेल का अमाउंट कम नहीं होगा बॉडी में, हमारा इम्यून सिस्टम सही रहेगा। मैक्रोफेजेस से इतना फर्क नहीं पड़ता, टी हेल्पर सेल से पड़ता है। तभी हमें पता चलता है कि HIV हुआ है। इसलिए कभी कभार 10-10 सालों तक लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि टी हेल्पर सेल का नंबर इतना कम हुआ ही नहीं होता। तो HIV दैट कॉज एड फर्स्ट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग, तो डिस्ट्रॉय वर्ड आएगा हमारा टी हेल्पर सेल के साथ। आंसर वुड बी ए। क्लियर? Yo-yo, ma'am. ट्राई दीजिए, ये दोनों ट्राई करो। अब तो इजी है, ध्यान से पढ़ना हो जाएगा। ओके, पायल से स्टार्ट हुआ है आंसर। प्रिया, दीक्षा, रिद्धिमा, अर्चना, पूर्वा, पल्लवी, श्रद्धा, पलक, साक्षी। साक्षी बोलना अजीब सा लगता है, ठाकुर बोलेंगे। ओके चलो ठीक है, देख लेते हैं डोगरा साहब। एट विच स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन डज वन यूजुअली शो सिम्टम्स ऑफ एड्स? अभी हमने बहुत बार वर्बली इसको बोल भी दिया था कि कौन सी स्टेज में तुमको सिम्टम दिखने लग जाएंगे। विद इन 15 डेज ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कॉन्टैक्ट कब हुआ है। व्हेन द इन्फेक्टेड रेट्रोवायरस एंटर इनटू होस्ट सेल, जो रेट्रोवायरस है जो होस्ट सेल के अंदर आएगा तभी सिम्टम दिख जाएंगे, इतना फास्ट तो कुछ भी नहीं होता। When HIV damages large number of T helper cell, yes, जब बॉडी में टी हेल्पर सेल डिस्ट्रॉय होंगे, इम्यूनिटी गिरेगी, तब पता चलेगा कि इन्फेक्शन हुआ है। When the viral DNA is produced by reverse transcriptase, उसके प्रोड्यूस होने से भी नहीं पता चलेगा, जब तक इम्यूनिटी नहीं गिरती तब तक पता नहीं चलता। तो आंसर वुड बी सी। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस हैज अ प्रोटीन कोड एंड ए जेनेटिक मटेरियल व्हिच इज, अभी बोला हमने, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, है ना। ये डबल स्ट्रैंडेड नहीं है, डबल नहीं है, सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं। आंसर इज डी। क्लियर है? Yo-yo, ma'am. यो मैम। और भी क्वेश्चन है इसमें? नहीं, बस इतने से क्वेश्चन थे PYQ में एड्स के ऊपर। अब आगे एड्स समझ, Yo-yo, ma'am. ठीक है, ऑलराइट। तो आई डोंट थिंक इतना ज्यादा डिफिकल्ट था। हाँ, एक और टेक्निक है एड्स को डिटेक्ट करने के लिए, दैट इज PCR। PCR स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। फिर तुम सारे बोलने लग गए, आज तुम्हारी टर्न ही नहीं है। तो कॉमन क्वेश्चन है। कॉमन क्वेश्चन है, अच्छा वाह। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो अगर मैं पूछ लूं कि HIV को डिटेक्ट करने के लिए कौन सी 3 टेक्निक यूज होती है, तो मेरे बताने वाले बच्चे बताएंगे। भूमि बोलो। भूमि। मैम एलाइजा, हम्म वेस्टर्न ब्लॉटिंग, हम्म PCR। शाबाश, PCR, वेरी गुड। और अगर मैं पूछ लूं दीक्षा कि RNA बोले HIV में जो RNA है वो कितने मॉलिक्यूल है, 1 या 2? मैम 2 आइडेंटिकल है, कॉम्प्लीमेंट्री है? आइडेंटिकल है। कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। नो मैम। कौन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के कितने एंजाइम्स है? 2 मॉलिक्यूल्स है। और 2 एंजाइम्स का नाम बता। इंटीग्रेज एंड प्रोटीएज। इंटीग्रेज एंड प्रोटीएज। HIV फैक्ट्री कौन होता है बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में HIV फैक्ट्री कौन है अपूर्वा? मैक्रोफेज। मैक्रोफेजेस, एक ही नहीं है, बहुत सारे मैक्रोफेजेस। गुड। क्या मदर से फीटस को जा सकता है HIV? रिया? नो मैम। जा सकता है टू प्लेसेंटा। इसलिए अगर किसी मदर को HIV है ना और वो प्रेग्नेंट है, तो अगर पहले रिपोर्ट हो जाए ना तो उसको एंटीवायरल मेडिसिन दी जाती है ताकि प्लेसेंटा से फीटस के पास HIV का वायरस ना जाए। जा सकता है, मिल्क के थ्रू भी जा सकती है। मिल्क के थ्रू भी जा सकती है, पॉसिबिलिटी है। इसलिए मिल्क फीडिंग भी नहीं करेगी वो मदर अपने बच्चे को, ठीक है। लेकिन NCERT स्पेसिफिकली प्लेसेंटा मेंशन करती है, तो याद रखना।
ओके, मिल्क के थ्रू जाने की ना जा सकती है, लेकिन अमाउंट पे डिपेंड करता है। अगर बॉडी में अमाउंट कम है तो उसके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, राइट। लेकिन फिर भी कभी आप देखना, अगर किसी मदर को डायबिटीज भी होती है ना, तो वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती। काफी कंडीशंस में दूध पिलाना मना होता है, बच्चे को पास ऑन हो जाती है चीजें। तो इस केस में भी मम्मी दूध नहीं पिलाएगी। प्लेसेंटा से ट्रांसफर होता है, ये नीट का क्वेश्चन है। क्लियर? ओके, चलो। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द एड्स। थोड़ा सा कैंसर कर ले यो मैम। यार, पहले एड्स की एनिमेशन देख लेते हैं। ऐसे तो कैंसर की भी लाई थी मैं। देखो, मेरे को ना थोड़ी सी एनिमेशन बहुत ज्यादा मिली नहीं है इसे, क्योंकि वायरस को रिकॉर्ड करने से वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिखा रहे हैं आपको CD4 रिसेप्टर दिखा रहे हैं। ये दिख रहे हैं, ये एक हेल्दी सेल है और ये सेल है विद HIV इन्फेक्टेड। अगर तुम्हें दिख रहा है तो देखना कि किस तरीके से वो HIV का वायरस पार्टिकल बाहर निकल रहा है सेल के अंदर से। टाइम थोड़ा स्पीड अप करके इन्होंने दिखाने की कोशिश करी है। इन्फेक्टेड सेल से ना मैम? हाँ बेटा, हाँ, देखो निकलता हुआ दिख रहा है, ये वाला, ये जो एक्चुअल में चीजें ऐसे दिखते हैं। अब सोचो कितने दिमाग लगा के साइंटिस्ट उसको कितने अच्छे डायग्राम्स क्रिएट करते हैं ना, कि हम पढ़ पाए। एक्चुअल में दिखती ऐसी है, तो दे हैव वेरी क्रिएटिव सेंस कि वो ऐसे कर पाते हैं। बहुत पेशेंटली देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। अभी आपको दिखा रहे हैं वायरस पार्टिकल अंदर से, ये यही है व्हाइट वाला। देख रहे हो कैसे फैल रहा है? नाउ मूविंग आउट, बाहर निकल रहा है। एक और है, वो ज्यादा सुंदर था, मतलब थोड़ा ज्यादा अच्छे समझ आ रहा था। देखो ये वाला, थोड़ा स्पीड करके दिखाती हूँ ऐसे ना, पोस्ट हो जा रहा है। आफ्टर इन्फेक्टेड सेल रिलीजेस द HIV पार्टिकल, इट स्लाइड्स अवे। तो ग्रीन कलर में HIV इन्फेक्टेड सेल है, देखो। अरे अच्छा, मैंने आगे कर दिया, सॉरी। ग्रीन कलर में HIV इन्फेक्टेड सेल है, तो वहां से HIV पार्टिकल निकलते हुए आपको दिखा रहे हैं। ये देखो, ये लाइन सी दिख रही है, ये HIV पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं। वो इन्फेक्ट करा और उससे फिर वो फाड़ के बाहर निकल रहे, तो कुछ इस तरीके से निकलते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा अच्छी फोटो कहाँ पे इस वक्त? हाँ बेटा, क्या बोला इसने? क्या बोला, मैंने सुना नहीं। मैम ये वायरस। हाँ, ये वायरस क्या? अरे मुझे क्वेश्चन नहीं सुना तेरा, क्या बोला माता? मैम बोल रही थी कि प्रेजेंट कहाँ पे है ये वायरस। मैम कौन सी रही? कौन से सेल में होते हैं इंसान, तुम्हें पता? कौन से सेल में होंगे तू बताते नहीं, पहले पहले बता। मैक्रोफेजेस। और दूसरा? टी हेल्पर। तो कैसे सवाल कर रहे हो यार, ये तो पूरी रामायण खत्म होगी। कह रही मैम मैंने तो ऐसे पूछा राम की क्या लगती थी? ये दूर की रिश्तेदार, दूर की रिश्तेदार थी, तू भी पढ़ाई से दूर रहे। अरे वो कहाँ गई, वो जो पूछ रही थी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, कहाँ है वो बच्ची? मैं यही हूँ। यही है, ले बेटा एनिमेशन से देख ले। तो ये HIV वायरस है, देखो बाहर दिख रहा है GP120 ग्रीन कलर का, बाहर की कोट है ग्लाइकोप्रोटीन वाली, ये अंदर की कोट है। ठीक है, अंदर की कोट में RNA के 2 सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल दिख रहे हैं। ये ब्लू कलर का रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज दिख रहा है। इसके अलावा इंटीग्रेज भी पड़ा है यहाँ पे और प्रोटीएज भी पड़ा है। अब इसे तो ये मेरे कान में बोलता है। एनवेलप बाहर दिख रहा है हमको, RNA दिख रहा है अंदर चमकता हुआ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। हाँ, और मत कर दियो भाई लेबल तू। देखो, तो ये जा रहा है सेल के अंदर, ये टी हेल्पर सेल पे दिखा रहे हैं। ठीक है, ये दिखा रहे हैं इनकी मर्जी। अब ये देखो, GP120 किसके साथ बाइंड करेगा टी हेल्पर सेल का, कौन से रिसेप्टर पे? CD4। देखो CD4 पे बाइंड करा। रिसेप्टर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो तुम्हें इतना डिटेल में कराया नहीं हम लोगों ने, है ना। अभी तुम्हें जरूरत भी नहीं है। ये वीडियो पहले भी दिखाई थी। मुझे देखते हुए लगा बेटा,
देख लो, अब तुमने पढ़ा है, दोबारा रिवाइज करा है, अच्छे से देखो। देखो CCR5, यो मैम। देखो अब ये करेगा ड्रिल। CCR5 क्या है मैम? CCR5 को रिसेप्टर्स है। जैसे तुम शैतानी करते हो तो तुम्हारा दोस्त शैतानी में मदद करता है, को रिसेप्टर है वो तुम्हारा। यो मैम। ऐसे याद करना है, इससे कॉम्प्लिकेटेड है ये थोड़ा। अब देखो अभी अंदर जाएगा, ड्रिल कर देता है ये। जो फर्स्ट चीज पहले निकली ग्रीन, वो क्या था? कौन सा बेटा, कौन सा? मत बोल, अरे कौन सा? मैम जो ग्रीन लाइंस है वो। ये यस मैम। बेटा ये इसका GP 120 हो गया ना, तो ये कौन सा हो गया? GP 41 वाला ना, यस मैम। वो है, इसी का रिसेप्टर है सरफेस का, है ना। तो ये क्योंकि तुमने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा ना, हम तो तुम्हें शॉर्ट में पढ़ाया तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। बस तुम इतना याद रखना कि GP 14 एंड 41 एंड 120 के कॉम्बिनेशन से बना है। अभी अंदर चला गया वायरस, बाहर रह गया उसका प्रोटीन कोट, अंदर वो चला गया। देखो ये कैप्सिड है, ये टूटा, किसने तोड़ा होगा? ऊपर की प्रोटीएज। ये देखो प्रोटीज ने दोनों तोड़ दिए अच्छे से। अब RNA के मॉलिक्यूल रह गए। RNA के मॉलिक्यूल से बनेगा हमारा DNA विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। हाँ देखो DNA भारी बनेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज अब बनाएगा कॉपी। ये हमारे सेल में घुस के हमारे न्यूक्लियोटाइड लेके DNA बना, इसका सही है। ये है ठगलाई। कोई घर से कोई नहीं लाया, कुछ घर से नहीं लाया, हमारे टिफिन खा गया। दोनों मॉलिक्यूल बनाए हैं तो RNA के 2 मॉलिक्यूल है, लेट इट बी वेरी क्लियर। चलो अब ये जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर पोर के थ्रू। ठीक है, इंटीग्रेस ने पकड़ा इसको, करे आ जा तेरे को छोड़ के आऊं मैं। ये मत झूमता हुआ चला गया। इंटीग्रेस ने जाके इसको चिपका देना है। ऑब्वियसली उसके स्ट्रैंड को कट करेगा, इसको डालेगा। अपने सेल को पता नहीं चलता, बहुत मासूम सेल है हमारा। डाल दिया, बस अब इसने तूफान मचा देना है, बच्चों पे बच्चे पैदा करने हैं बहुत सारे। अब हमारा RNA पॉलीमरेज भोले भाले तरीके से वही कर रहा है जो उसने करना था, लेकिन किसको कोड कर दिया उसने गलती से? वायरस को, तो उसे पता भी नहीं चला और उसने बॉडी में वायरस फैला दिया। अभी तो सेल के अंदर ही फैला ही है, देखो ट्रांसलेशन हो रहा है ये, देख रहे हो? प्रोटीन बनेगा फिर उससे पूरा वायरस बनेगा ना, मैम। सारा वायरस बनने का प्रोसेस चल रहा है। थोड़ी देर में देखोगे बहुत सारे वायरस मॉलिक्यूल बनते चले जा रहे हैं। दुनिया बना ली इन्होंने। दिखाओ भाई बहुत सारे वायरस मॉलिक्यूल, देखो अब देखना बहुत सारे निकलेंगे। नहीं पता नहीं, बोल बेटा। मैम जो कैप्सिड है वो कैसे बनेगा? प्रोटीन कोट है ना, अंदर से ही सिग्नल आएगा। जैसे तेरी बॉडी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो उसमें भी प्रोटीन आएगा, लिपिड आएगा, ये सब कुछ तुम्हारे सेल बना लेते हैं ना प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे, उसी से बनेगा। ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन बनेंगे, वो सिंथेसाइज करके ये बनाएंगे। बस फर्क सिर्फ इतना, उसे पता नहीं चलता वो वायरस का बना रहा है। देखो ये सारे वायरस पार्टिकल बन गए। T हेल्पर सेल है, खत्म है ये, तो उसको फाड़ के निकल जाएगा ये देखो ये डिस्ट्रॉय, ये बड़ो फैला दिया इसने चारों तरफ। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है जी, चलो फिर 8 क्लियर है, फिर हम लोग कल कैंसर करेंगे। कैंसर एंड बाकी का टॉपिक करेंगे डिजीज वाला।